फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जो चले थे। ये एक ऐसे टॉपिक है जो इसके बारे में आपको मेंस में काफी मदद मिलेगी। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में समझते हैं। ये आंदोलन सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन हुए, इससे क्या भारतीय राष्ट्रीयवाद में क्या योगदान, मतलब सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का योगदान किसमें? तो भारतीय राष्ट्रवाद में क्या योगदान रहे, उसके बारे में आज पूरा का पूरा होल जो एनालिसिस करेंगे, चर्चाएं करेंगे। देखो भाई, अगर हम पढ़ते हैं भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, तो हमें सबसे पहले ब्रह्म समाज मतलब राजा राम मोहन राय के बारे में दिखता है। किसके बारे में? ब्रह्म समाज के बारे में दिखता है। किसके? ब्रह्म समाज। मतलब इसके अंदर जो हम देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। देखो, एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी रणनीति समझाया था, इन्होंने एक ऐसी तरीके अपनाए थे कि भारतीय जो सामाजिक सुधार में बहुत सारे योगदान दिए। क्योंकि इनके जो विचार, जो ब्रह्म समाज के बारे में बात करेंगे, ये किसके सपोर्ट करते हैं? तो ये अंग्रेजी शिक्षा का सपोर्ट करते हैं। ये क्या है? अंग्रेजी शिक्षा का क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। देखो, मैं आप पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं लिख दूंगा। ब्रह्म समाज एक ऐसा समाज था जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सपोर्ट करने वाला पहला समाज बना। इन्होंने भारतीय जो भारत के अंदर देखोगे 1817 के अंदर कहां पे? कलकत्ता हिंदू विद्यालय की स्थापना करते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रसार किया। जब इन्होंने अपनी ब्रह्म समाज का ये भी उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा को प्रचार करना, और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने आधुनिक कॉलेज की स्थापना की। और इस मॉडर्न कॉलेज में, आधुनिक कॉलेज में, इसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ चढ़ से मतलब प्रसार किया गया। और यहाँ से निकले गए विद्यार्थी, शिक्षक, अलग अलग तरह के लोग जब भी निकले और भारतीय समाज के अंदर बाहर आए, विदेश गए, यूरोप गए, अमेरिका गए, और बहुत सारे क्षेत्रों में को समझा, वहाँ की बुकों को पढ़ा, वहाँ की सामाजिक गतिविधियों, वहाँ की रणनीति, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, वहाँ की राष्ट्रवाद को पढ़ा, वहाँ की बड़ी बड़ी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद बड़ी बड़ी बुक है और सारे इंग्लिश में लिखे हुए थे, और जब वहां पे गए तो उनको पढ़ा, और जब वहां पे पढ़े तो वहां की व्यवस्था को समझ के भारतीय क्षेत्र में आगे अप्लाई किया। तो इन्होंने जब ये बाहर से आए, यहाँ भारतीय क्षेत्र में राष्ट्रवाद में वही विचारधारा को अपनाया गया, वही लोकतंत्र को अपनाने की कोशिश की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ब्रह्म समाज ने भी किसी न किसी तरीके से, और किसी न किसी क्यों बोलेंगे, बहुत तरीके से, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या भारतीय राष्ट्रीय में आंदोलन में बहुत बड़ी योगदान नींव रखी इन्होंने। तो हम पढ़ते हैं, देखो, अगर इन्होंने देखे, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रचार किया, और इनसे निकलने वाले जो लोग, जो विद्यार्थी, शिक्षक कहाँ गए? यूरोप, अमेरिका गए, यूरोप गए, अमेरिका गए, वहां की किताबों, पुस्तकों को पढ़ा। जब पढ़ा तो इनको क्या चीज के बारे में पता चला? तो वहां की समानता है, स्वतंत्रता है, राजनीतिक व्यवस्थाएं है ना, सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, समानता के बारे में पता चला, स्वतंत्रता है, राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक गतिविधियों के बारे में पता चला। उसके बाद जब इनको सीखा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन,
वहां पे राष्ट्रीय आंदोलन मतलब राष्ट्रवाद को, वहां के राष्ट्रवाद को समझा, राष्ट्रवाद के बारे में जाना और समझा। और जब इन्होंने इस सारे चीजों पे चर्चा वहां पे जाके सीखा, तो सीखने के बाद क्या किए, ये भारत में आकर भारतीय क्षेत्र में कहा गए, भारत में विस्तार पूर्वक अमल में लाना शुरू कर दिया। देखो क्या योगदान है ब्रह्म समाज की विचारधारा के अंदर, क्या है, अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया। इन्होंने 1817 में कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की यूरोप, और जब यहाँ स्थापना की तो यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी, शिक्षक, अलग अलग विद्वान लोग, दार्शनिक लोग जब यूरोप गए, अमेरिका गए और वहाँ की लाइब्रेरी से बुकों को पढ़ा और वहाँ की पुस्तकों को पढ़ा और समानता, स्वतंत्रता, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक गतिविधियां, लोकतांत्रिक व्यवस्था, राष्ट्रवाद आंदोलन और राष्ट्रवाद के बारे में समानता, स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था को समझा, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पता लगा और राष्ट्रवाद के बारे में जाना। और इससे जब उन्होंने इससे को समझा तो भारत में उसी व्यवस्था को विस्तार पूर्वक अमल में लाया। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं ब्रह्म समाज का ये योगदान है। उसके बाद हम आगे देखते हैं आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज के बारे में देखते हैं क्या है आर्य समाज। इनको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर बुक से आप रिवीजन करिए, बुक से पढ़िए आपको और अच्छे से। लेकिन एक बात और जरूर है, इनका नोट्स आप जरूर बनाइए। जैसे मैं पढ़ा तो आप बुक से भी एक बार खोल के देखिए, स्पेक्ट्रम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि असली चीज वही है। देखो अगर मैं बात करूं आर्य ब्रह्म समाज के बाद आपको सबसे बड़ा जो दिखेगा यहाँ पे, कौन सा, आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक किसे माना जाता है, क्या है, दयानंद सरस्वती। किसको माना जाता है, दयानंद सरस्वती। देखो दयानंद सरस्वती को भारत में अशांति के जनक कहा जाता है। किसको, भारत में अशांति के दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बहिष्कार किया। बोला कि भाई अंग्रेजी शिक्षा अच्छा नहीं चाहिए, हमें भाई भारतीय शिक्षा पे ध्यान दो, भारतीय संस्कृति पे ध्यान दो, इनको प्रिजर्वेशन करो, इनको रक्षा करो, बचाव करो। क्योंकि अंग्रेजी जब शिक्षा आई तो एक तरफ से आंतरिक रूप से तो हम तो उसके गुलाम हो गए ना, शिक्षित रूप से। तो उन्होंने बताया कि भाई जो उनकी संस्कृति, उनकी विचारधारा अलग को दूर करो, अपनी वेदों की ओर लौटो। इन्होंने क्या चीज की संज्ञा दी, इन्होंने बताया कि वेदों की ओर लौटने की संज्ञा दी। किसकी ओर, वेदों की ओर लौटो। ठीक, इन्होंने क्या चीज के बारे में बताया कि आप सारी विदेशी संस्कृति को छोड़ो, इंडियन संस्कृति को अपनाओ। इन्होंने वेदों की ओर लौटने की संज्ञा दी। और इसको भारत का मार्टिन लूथर भी कहते, इसे भारत का मार्टिन लूथर। देखो मैं हिंदी में लिख देता हूं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं। इसे भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि मार्टिन लूथर एक ऐसे व्यक्ति थे, इनके बारे में बता दो। मार्टिन लूथर एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने बाइबल की ओर, किसको, बाइबल की ओर लौटने की संज्ञा दी। और जब मैं बात करूं दयानंद सरस्वती के बारे में, तो इन्होंने क्या चीज की संज्ञा दी, इन्होंने वेदों की ओर लौटो। तो देखो वेद और बाइबल ये दोनों में क्या डिफरेंट है। बाइबल आपको पता है क्रिश्चियनिटी बुक होती है, और वेद वेद है जो हिंदू और धर्म के अनुसार ये वेद उनको सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। तो उन्होंने बताया कि वेदों की ओर लौटो। जो भारत की पुरानी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो लोग अपनी सभ्यता को मत छोड़ो, अपनी सभ्यता की ओर लौटो। तो इन्होंने इन सारे बातों को, मतलब सिंपल सी बात बताइए, जो ब्रह्म समाज ने किया वो अलग डिफरेंट, और आर्य समाज एकदम डिफरेंट है। ब्रह्म समाज
ने अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट के साथ साथ भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन का योगदान दिया। लेकिन आर्य समाज ने भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन में योगदान दिया, भारतीय राष्ट्रवाद का विकास किया, लेकिन इनकी विचारधारा, इनकी जो तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इन्होंने अपनी संस्कृति को पहचाना, अपनी जो संस्कृति को पहचानते हुए अपनी शिक्षा की ओर, अपनी वेदों की ओर लौटने की नारा दी, और उसके बाद इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्रों में कहे तो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग किया। कैसे अगर बात करें, इनको देखो भारत में अशांति का जनक भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? देखो, इनको भारत में अशांति का जनक कहा जाता है, इनको भारत का अशांति का जनक। अब मैं बोलूंगा भाई ये क्या है अशांति का जनक, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे, बोलते कि भाई मेरे को कोई इंतजार नहीं करना, आप मेरे। इन्होंने बहुत तेजी क्षेत्र में अंग्रेजों का बहिष्कार किया, बहुत तेजी से परिवर्तन चाहते थे। इन्होंने ये क्या चाहते थे? तेजी से परिवर्तन चाहते थे, तेजी से परिवर्तन, तेजी से परिवर्तन। इनको वो बेकार लगता था कि डायरेक्ट हमारी संस्कृति को छूने, मैं उनको मतलब आप समझ सकते हो, तेजी से हमें एकदम चेंज चाहिए, बिल्कुल चेंज। आप देखो कोई भी विचारधारा, कोई भी संस्कृति, कोई किसी भी चीज को परिवर्तन में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन इनकी थी तेजी से आओ। तेजी से करने के लिए चाहे उसको लड़ाई करना पड़े, युद्ध करना पड़े, कोई मंजूर है, ठीक है। तो इसी की वजह से इनको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तेजी भारत में अशांति का जनक किसने कहा है इसको? तो आप एक और व्यक्ति का नाम बताऊंगा इसमें, जो वेलेंटाइन जो शिरोल है, वेलेंटाइन शिरोल, जो लंदन के संपादक रहे हैं, वेलेंटाइन शिरोल, इसको किसने बोला अशांति के जनक? तो वेलेंटाइन शिरोल, एक बार नाम याद कर लीजिए, वेलेंटाइन शिरोल, नाम याद करिए ध्यान से, वेलेंटाइन शिरोल, इसको वेलेंटाइन शिरोल, जो एक बड़े जो लंदन के अंदर एक संपादक रहे, लंदन टाइम्स ऑफ न्यूज़पेपर है। तो उन्होंने बताया कि भारत में अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको दयानंद सरस्वती को। ये आर्य समाज के संस्थापक रहे और एक तेजी से परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि इन्होंने बताया, इनकी जो पुस्तक थी कि सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने बताया कि सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने सिंपल सी बात बता दी कि देखो विदेशी कुछ भी होते, विदेशी होते और भारतीय होते। मतलब इन्होंने कहने का मतलब ये था कि विदेशी शासन कितनी भी अच्छी हो, स्वदेशी शासन उससे कई गुना बेहतर होती है। विदेशी शासन कितने भी अच्छी हो, स्वदेशी शासन उससे कई गुना अच्छी होती है। इनकी थोड़ा आप ट्रिक याद कर लीजिए, आप एग्जाम में थोड़ा काम आएगा, अगर लिखोगे आप तो बहुत अच्छी इंपैक्टफुल आंसर रहेगी। इनकी जो बुक है जो सत्यार्थ प्रकाश, बहुत फेमस बुक है, सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने बताया कि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि विदेशी शासन, मैं लिखूंगा नहीं, आप मैं लिख लीजिए कि विदेशी शासन कितना भी बढ़िया हो, विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्वदेशी शासन से कई गुना बेहतर साबित होता है, कई गुना बेहतर होता है। तो इन्होंने जो विचारधारा थी मैंने बता दिया, वेदों की ओर लौटने का नारा दिया, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया, ठीक ना। भारतीयों के लिए इन्होंने बताया, भारत भारतीयों के लिए है। इनको बहुत सारे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने किसका बहिष्कार किया? तो अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने ठीक है, इस टाइप से हमने देखा। अब पढ़ते हैं रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको। स्वामी विवेकानंद सरस्वती या सुमन, देखो ये क्या है, अगर मैं बात बोलूं स्वामी विवेकानंद, नंद सरस्वती, आप जो भी लिखिए। ये देखो इन्होंने, ये कितने बड़े, ये कम ही उम्र के थे, मतलब 32-33 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इन्हीं कम पीरियड में इन्होंने वो काम करके दिखाया जो हर इंसान इतनी कम उम्र में नहीं कर सकता। इन्होंने 1893 में
एक मैं बताता हूँ 1893 की बात। शिकागो में, यूएसए के अंदर एक शिकागो है, शिकागो, शिकागो के अंदर क्या हुआ, धर्म सम्मेलन, शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन हुआ, इनको इनवाइट किया गया, बहुत बड़ी बात है भाई, इनको इनवाइट किया गया, इंडिया के थे वो, और इंडिया में बहुत फेमस है उस समय भी। और शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ, वहां पे गए, इन्होंने वो जो स्पीच दिया ना वहां पे जाके, वो इस शिकागो के अंदर, अमेरिका के अंदर, जो इन्होंने वो लफ्जों का इस्तेमाल किया, वो इनके अंदर जो लफ्जों के अंदर जो मिठास थी, वो एकतापन थी, इन्होंने जो वो शब्द इस्तेमाल किया, अगर मैं कुछ बताऊं आपको, जैसे उन्होंने बोला, हाँ इतना प्यारा लैंग्वेज बोला हिंदुस्तान इंडियन के नाते, उन्होंने बताया कि भाइयों हम सब, ये बहुत अच्छी लैंग्वेज के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो भी बात बताई, चाहे वो समाज के बारे में बताया और धर्म के बारे में बताया, उन्होंने ज्यादातर वो फोकस जो रखा हिंदू धर्म के बारे में, वहां पे उन्होंने बताया कि भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति किस तरह आपस में जुड़े हैं और इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और वहाँ पे पूरे दुनिया में बहुत सारे हिंदू धर्म के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में पता चला, और इससे लोग को, इंडियन लोग को पता चला कि हाँ हम कितने हैं, हम, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारी धार्मिक गतिविधि कितनी अच्छी है, और इससे लोग एकजुट हुए, इससे लोग सोचे कि भाई बंदा, अकेला बंदा विदेश जाके इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, और हम अकेले घर में रह के हम अंग्रेज का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात, मतलब शिकागो के अंदर जाके इन्होंने धर्म सम्मेलन में अपनी बातों को रखा, और बहुत पोलाइटली वहां के लोगों ने बहुत अच्छी से तरीके से, जब गए तो इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब निकले वहां से, उस बहुत लंबी भाषण की, और जब निकले तो इनको पूरी तालियों के साथ एकदम क्लैपिंग की गई, और बहुत इनको इस रेस्पेक्टफुल तरीके से इनको इंडिया भेजा गया, और उससे भारतीय लोग को पता चला कि हाँ हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक विचारधारा कितनी बढ़िया है, और उससे भारतीय लोग एकजुट हुए, और एकजुट हुए तो क्या हुए, भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से लोहा लिए। मैं कम लिख रहा हूं, आप जो भी मेरी जुबान से निकल रहे हैं आप लिख लीजिएगा, क्योंकि वही नोट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जो भी मेरे जुबान से निकल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद 1893 यूएसए शिकागो में गए धर्म सम्मेलन में, ठीक है। एक क्या है जो आपको मैं बताऊंगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताऊं तो रामकृष्ण मिशन, जो इनको एक और बताया जाए, रामकृष्ण मिशन के, रामकृष्ण मिशन, इससे ही लिंकेज है, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक इसे कहले जाते हैं। इन्होंने बताया और अपने प्रस्तुत कर दिया कि इतने कम उम्र में भी इतने सारे काम की जा सकते हैं, इतनी सारी बात रखी जा सकती है। और फाइनली उसके बाद देखा गया तो बहुत सारे युवा पीढ़ी, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखराम, जो बहुत सारे ऐसे देखोगे, चाहे अशफाकुल्ला खान, जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी युवा पीढ़ी जो 1915, 16, 20, ये जो 1900 के बाद दिखते हैं, इनकी इच्छा, इनकी प्रेरणादायक जीवनी के बारे में सुनते हैं, तो एक स्वतंत्रता संग्राम में, राष्ट्रवाद आंदोलन में एक अलग चार से चांद लग जाती है, और अलग लोग एकजुट होते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया, साबित भी किया। क्योंकि इंसान एक बोलता है और एक इंसान करता है। इंसान बोलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, जो इंसान करके दिखाता है वही काम स्वामी विवेकानंद ने किया, इंडिया में रह के भी किया, और इंडिया में जाने के बाद विदेश में जाके किया, और उसका ही फल मिला, जो भारतीय युवा पीढ़ी में एक जोश बढ़ी, और जोश के साथ उन्होंने बहुत अंग्रेजों के साथ कई क्षेत्रों में मुकाबला किया, अकेला जितना हो सके। आप देखिएगा भगत सिंह को, देखिएगा सुखराम गुरु को, जो चंद्रशेखर आजाद को, अशफाकुल्ला खान को, ये सारे जो व्यक्ति हैं, इन्होंने जान गंवाई अपने आप को। क्यों? इनको एक ऐसा प्रेरणा मिला है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, तो उन्होंने किया। और बहुत सारे आप देखोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये तक बता दिया कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, आपको पूरा भारत समझ में आएगा। रविंद्रनाथ के बारे में बताता हूं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि भाई अगर भारत को जानना है तो किसको पढ़ो, अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ो। और इसी तरह बहुत सारे विचारधारक है, लाल बाल पाल, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, जो आपको पता है कि लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सारे जो नेता, बड़े बड़े नेता जो आपको दिखेगा 1900 के बाद, ये सारे यही आंदोलन के बाद उभर के सामने आते हैं।
उसके बाद नई नई तरीके से आंदोलन करते हैं। और इस तरह हमें राष्ट्रीय आंदोलन में, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में इतना ही है। और आगे कल मिलते हैं अंग्रेज शिक्षा के बारे में, अंग्रेजी शिक्षा किस तरह जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देती है। उसके बाद हम धीरे धीरे लिटन जो लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन की नीतियों के बारे में समझेंगे और उसकी नीतियों से क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।